नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। देश भर में हरियाणा चुनाव के रिजल्ट ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम राजनीतिक पंडित हों, फैक्ट चेक करने वाले हों, तमाम राजनेता, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और वो सभी जिन्होंने एग्जिट पोल किए थे, वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल ऐसा हुआ कैसे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ माहौल, विनेश फोगाट का मामला, किसान आंदोलन, अग्निवीर का मुद्दा, यानी कि जवान किसान पहलवान जिसकी धरती कही जाती है हरियाणा, वो तीनों वर्ग ही सरकार से नाराज। तो फिर ये 48 सीटों का राज क्या है? बिल्कुल, इसमें विपक्ष ने सबसे पहले कल चुनाव आयोग से भी शिकायत की कि भाई काउंटिंग धीमी चल रही है। हम इसको एक तरफ करते हैं, विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, इसको हम अलग करते हैं। यहां पर मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह जीत अप्रत्याशित नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है वो आपको यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। 15 सितंबर की तारीख जब हमको ये लगा कि हरियाणा के इलेक्शन को कवर करने जाना है, 16 तारीख की भोर में हम और हमारी टीम के साथी रोहित, हम लोग हरियाणा के लिए निकलते हैं। अपने फिल्म सिटी वाले दफ्तर से गाड़ी में रोहतक पहुंचे। हरियाणा का चुनावी दंगल का पहला सफर रोहतक से स्टार्ट किया है। सबसे पहला मिशन हमारा रोहतक से स्टार्ट हुआ। रोहतक से हमको अपनी यात्रा शुरू करना क्यों पड़ा, या हम क्यों चाहते थे रोहतक से करें, ताकि हम एक सबसे पहले उस जाट लैंड जिसकी पूरे हरियाणा के अंदर जो राजनीति की धुरी है उसको समझने की कोशिश करते थे। रोहतक पे रास्ते में कुछ लोग मिले, बातचीत करते रहे, तो जैसा एंटी इनकम्बेंसी का माहौल, सरकार के खिलाफ विरोध, युवा बढ़ के कैमरे के आगे आके सरकार की विरोध, ये सारी चीजें हमको मिल रही थी। क्या इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे भाई कांग्रेस ने बढ़ावा है अंदर। कांग्रेस 10 साल आपने बीजेपी को मौका दिया। ये तो बीजेपी ने बेबे गोड़ के धरती, इन्हें तो कोई मुंह मनने को थोड़ा दूर रहा। ये आवाज अच्छी आती है से। आवाज न हो आड़े तो फल चली जाओगी। आई ना हम टक्कर तो नहीं है ग्राउंड बेस पे। देखो बीजेपी ने ऐसा वो काम किया नहीं है। अच्छा, इस बार अब बहुत कम दिन बचे हैं, इलेक्शन है। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के बेसिकली मुद्दे क्या क्या हैं जिसपे पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2 रोड 10 साल पहले बने, आज तक बने ही नहीं दोबारा। 10 साल पहले जो रोड आज तक बनी नहीं बने नहीं यार, बने वो ऐसे बने ऐसे ऐसे करके। देखो उस टाइम पे रोहतक की जो हालात थे वो मतलब हरियाणा में कोई रोहतक को जानता नहीं था। भूपेंद्र हुड्डा बने तब रोहतक का थोड़ा सा नाम हुआ, तो उसमें काम तो किए उन्होंने, काम किए। पर हमारे हरियाणा में कुछ भी नहीं हो रहा है। नरे तो बेरोजगार बालक हो गए, मजूरा ने मजूरी नहीं मिल रही, किसानों ने भाव नहीं मिल रहे, जो फसल हमारी खराब हो है उनके मुआवजे नहीं मिल रहे। ऑनलाइन ये चक्कर में रह माटी कर रखे, ऑफिस आए चक्कर काटे जाओ, कल आओ परसों आओ प्रहलाद दिन आओ, कोई भी फायदा नहीं है। बीजेपी सरकार ने हमारी रह माटी करके दे रखी। शाम तक हमने शूट किए, उसके बाद होटल पे जाके ठहरे। अगली सुबह जब उठे तो चाय पीने के बहाने हम वहां से होटल से बाहर आए। चाय पीते पीते जो चाय वाले हैं, अब पैसे से जब आप रिपोर्टर होते हो तो आपके दिमाग पे वो सारी चर्चाएं घूमती रहती हैं कि क्या होने वाला है, दरअसल इलेक्शन किस ओर जा रहा है। चाय वाले से हमने चर्चा छेड़ी, चाय वाले ने हमको बताना शुरू किया, लेकिन अभी तक रोहित का कैमरा बंद था। देखिए 80% लोग कैमरे के आगे कुछ और होते हैं, कैमरे के सामने बाद में बंद होने के बाद वो कुछ और बताते हैं। जब हमने उनसे कहा कि भाई अब कैमरे पे आपको यही बात करनी है जो अभी आप बता रहे हैं, क्या आप बताएंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि मैंने काफी कोशिश करने पे वो बोला भी। पहले आप वो सुन लीजिए ये चाय वाला क्या बोला था। चाय की दुकान में जो चर्चा राजनीति की मिल जाएगी वो आपके देश के संसद के अलावा दूसरी कहीं जगह नहीं मिले। एक तो पार्लियामेंट में, दूसरी चाय की दुकान। यहाँ सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स होती है। भाई साहब बैठे हैं चाय के वेट में, चाय देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास की चाय बन गई। भाऊ जी बन रही है जी। क्या रेट है? 15 रुपए की जी। 15 रुपए की। अच्छा, अदरक वदरक सब? हाँ जी, अदरक इलायची सब दर। अच्छा, ये बताइए चीनी का रेट क्या चल रहा है? चीनी का रेट है 45 रुपये। 45? कुछ महंगी हुई है कि सस्ती है? ठीक है, नहीं ठीक है जी। काफ़ी दिन से यही रेट चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरह आपकी चाय में उबाल आ रहा है, राजनीति भी हरियाणा की इस समय बिल्कुल गर्म चल रही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में बीजेपी की सरकार आएगी जी।
आपको लग रहा है? कैसे बीजेपी समर्थक हैं लग रहा है आप? नहीं, समर्थक नहीं, चाय की दुकान पे जो चाय पीने आते हैं सारे, जैसे चर्चा चलती है वो बता रहा हूँ जी। अच्छा, ऐसी चर्चा है? हाँ जी। यहाँ से तो बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हमसे तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ विकास ही नहीं किया 10 साल के अंदर, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है जी। विकास क्या चाहिए आपको? सारा तो विकास हो रहा है, बिल्कुल सारा विकास हो रहा है। किस चीज़ को? कहते हैं जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से सीएम बने थे तभी रोहतक की पहचान मिली थी, उससे पहले रोहतक को कोई जानता भी नहीं था। ऐसा तो नहीं है जी, रोहतक को तो बहुत सालों से जानते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर विकास हुआ है? विकास हुआ है जी। अच्छा, ये बताइए, मंजू हुड्डा टक्कर दे पाएंगी लग रहा है आपको? देखो जी, मंजू हुड्डा टक्कर दे पाएंगे लेकिन वोटों को कम करेंगी। अच्छा, वोट मतलब टक्कर क्या है, लेकिन हाँ मुसीबत बन सकती है। हाँ जी, वोट कम करेंगी। वोट कब करें? हाँ जी, जीत का जो अंतर था ना वो कम हो जाएगा। अब आते हैं फिर मुद्दे पे। चाय वाले ने बोला कि यहां पर बीजेपी की सरकार आ रही है, ऐसा है वैसा है। इस बातचीत के खत्म होने के बाद जब कैमरा का शटर बंद हुआ तो वहां पर मौजूद कम से कम 4 से 5 लोग, जिसमें से 2 सरकारी कर्मचारी भी थे, उन्होंने कैमरे में आने से, जो कि सरकार के आदमी वो कोई ओपिनियन मत नहीं रख सकते, उन्होंने हमसे कहा कि आप लिख के ले लीजिए, आप रोहतक में खड़े हैं, भले ही यहां पर कांग्रेस जीत जाए लेकिन पूरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। मैंने कहा ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा हो, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हो? बोला कि हम कहीं से कोई कार्यकर्ता नहीं है, हम एक आम आदमी हैं और हम इस समय जनता के बीच में रहते हुए उनकी बातें सुनकर 10 जगह जाते हैं, तब आपसे ये बात कर रहे हैं। तो अंत में वो चाय वाला बोलता, कहता भैया हम दलित हैं। बस मेरे दिमाग में यहीं से एक क्लिक किया कि हरियाणा में चल क्या रहा है। 18 तारीख को, 18 सितंबर को एक खबर मैं लिखता हूं जिसमें मैंने साफ साफ बताया कि हरियाणा में 35 बनाम 1 की लड़ाई। आखिर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? जाटों के गुस्से को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुझे कई किलोमीटर गांवों के अंदर का सफर करना पड़ा, टूटी सड़कें, पानी, बारिश में, लेकिन हम गए क्योंकि हमको जानना था कि हरियाणा का नब्ज क्या कह रही है। और हम उसमें काफी हद तक सफल भी हुए क्योंकि हमने शहरी क्षेत्रों को उतना नहीं कवर किया जितना हम ग्रामीण इलाकों पे रहे। ग्रामीण इलाकों में जाने का मकसद सिर्फ एक था कि शहरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, शहरों में उसका वोटर रहता है, लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी को वो समर्थन मिल रहा है? क्या वही मुद्दे जो शहरों में हैं वही गांवों में हैं? तो इसमें आपको अंतर और फासला पता चलता है। आप यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को जब मैंने बहुत सारे लोगों से ऑफ द कैमरे जब मैं बात करता था तब उनकी बातचीत में इसका अंदेशा था कि बीजेपी फाइट में है। और मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि हरियाणा का इलेक्शन जिस तरह आपको दिख रहा है दरअसल ऐसा है नहीं। कभी कभी आंखों से दिखती हुई चीजें और कानों से सुना जाने वाला सच सच नहीं होता। वैसा ही हरियाणा चुनाव इस बार साइलेंट मोड पे खेला जा रहा है और बीजेपी बहुत मान्युटली इसको अंदरूनी तौर पर हैंडल कर रही है। ये मैं इस दावे के साथ इसलिए कह रहा था क्योंकि गांव गांव में बीजेपी की बहुत ज्यादा भीड़ या रैलियां नहीं थी, लेकिन 3 से 4 आदमी जाते थे, कन्विंस करते थे, लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताते थे, उनको मैनिफेस्टो पढ़ के बताते थे। ये मेरे आंखों के देखी बात है, लेकिन मुझे इस तरह बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं दिखे। हो सकता हो ये महज संयोग हो कि जिस समय मैं था उस समय वो दिखे हों, अदर समय में वो आए हों, क्योंकि चुनाव में व्यस्तता होती है। मैं इस बात से दरकिनार कहीं से नहीं कर रहा, लेकिन फिर उसी बात पे कि जिसको आज ये चीजें अप्रत्याशित लग रही थी, दरअसल वो उस प्रत्याशित चीज को देखना नहीं चाहते थे या देख के अनचाहा कर गए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको यहां पे बताता हूं, जब भी आप ग्राउंड में कवरेज पे निकलते हैं एज अ रिपोर्टर, तो आपको अपनी आंख, नाक, कान सब खोल के चलना पड़ता है कि कब आपको किस जगह पे क्या चीज ऐसी दिखे जो आपके लिए एक बेहतर रिपोर्ट, जनता के लिए एक बेहतर जानकारी हो सकती है। हम इसी की तलाश करते रहे। इस पे मैंने एक नया प्रयोग किया कि मैं जिस इलाके में जाऊंगा उस इलाके के किसी भी व्यक्ति को फोन नहीं करूंगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी अपरिचित जगह पे जाते हैं, वहां पे आपको लगता है कि किसी लोकल सपोर्ट मिल जाए, इससे जगह पता चल जाएंगी, लोग पता चल जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने इस बार इस पार्ट को अपने कवरेज से अलग कर दिया। हमने कहा इस बार हम जाएंगे, भटकेंगे, पूछेंगे, जहां भटकेंगे गूगल का सहारा लेंगे, लेकिन हम किसी लोगों से नहीं मिलेंगे। अब हम लोगों से ना मिलने का कारण क्या था? लोगों से ना मिलने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, वो ये था कि हम चाहते थे
कि निष्पक्षता के साथ में और सच्चाई ग्राउंड की रियलिटी सामने आए। उसका बड़ा कारण यह था कि अगर आप जिस भी व्यक्ति को फोन करते हो, उसके मन में, उसके दिल में किसी ना किसी दल, किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी पार्टी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। यह सबके अंदर होता है, हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर किसी ना किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। और उसी सॉफ्ट कॉर्नर से वो व्यक्ति, अगर हम कहीं जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमको जी यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट करनी है, क्या कुछ लोग बातचीत करने के लिए मिल जाएंगे? वो अपने ही सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोगों को वहां पर इकट्ठा करता है और फिर जब आप बात करते हो तो एक दल की आवाज वहां से सुनाई देने लगती है। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे। इसी वजह से हम कईयों किलोमीटर, लगभग 7,500 किलोमीटर का सफर किया है हरियाणा के अंदर। आप सोचेंगे एक साले छोटा सा प्रदेश, अगर हम 7,500 किलोमीटर चलें तो पता चले पाकिस्तान के पार चले जाएं, सीधे सीधे चलते चले जाते हो। लेकिन चूंकि गांवों के अंदर जाने का सबसे अहम मकसद यही था और उसी के कारण था कि हम वो रिपोर्ट आपको 18 तारीख को लिख के नवभारत टाइम्स की वेबसाइट में दिखा पाए थे। और जबकि सभी ने, मेरे जानने वालों ने फोन करके मुझे कहा कि ये जो है गलत है। मैं उनकी बात को मान गया। जिस दिन अपना एग्जिट पोल आया, उस दिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं गलत था। मेरे एनालिसिस में मैं उस चीज को भाप नहीं पाया, मैं गलत भाप गया। लेकिन नतीजे सच्चाई बयां कर गए। नतीजों में जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल हूबहू वही हो रहा था। हाँ, मैंने इतना और सोचा था कि हो सकता है हंग असेंबली रहे, 2-4-6 सीटों का अंतर पड़ेगा, निर्दलीय वहां पर किंग मेकर बनेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर था कि बीजेपी को साइलेंट वोटर था जो बीजेपी को वोट करने जा रहा था, लेकिन उसने ना तो कैमरे के आगे इस चीज को एक्सेप्ट किया, ना उसने किसी जगह बातचीत की। देश की आधी आबादी की बात करें, महिलाएं, आप अगर हरियाणा में जाएंगे तो वहां पर बहुत लोग वोकल हैं, बातचीत बहुत आसानी से आपके साथ में साझा करते हैं। लेकिन कई बार आप वैसे ही जाके किसी महिला से, अगर आपकी जान पहचान नहीं है या उसके घर में कोई पुरुष मौजूद जिसकी अनुमति से आप बात कर सकते हैं, ऐसे आप बात नहीं कर सकते। हमने बहुत कम महिलाओं से ही बातचीत की, लेकिन जिससे भी बातचीत की उसने बीजेपी के पक्ष का अपना मत दिया। उसने बोला कि हम बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट हैं। ऐसा क्यों है, क्या है, इसके पीछे बहुत अलग वजहें हैं जिसको हम कभी बाकी जानकारी बाद में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर मैं यहां से कह दूं कि ये जो अप्रत्याशित जिनको लग रहा है वो उस चीज को या तो खोजना नहीं चाहते थे या फिर उनको मिला नहीं। और इसीलिए आज मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी ने 35 बनाम 1 की लड़ाई हरियाणा में कर दी थी। वहां पर बीजेपी को ओबीसी, ब्राह्मण, वैश्य, दलित सभी के वोट पर्याप्त मात्रा में मिले उनको। और यही कारण है कि 2014 में जब पीएम मोदी की प्रचंड लहर थी, तब हरियाणा में बीजेपी को 46 सीटें मिली थी और आज बीजेपी को यहां पर 1 सीट उससे 2 सीट ज्यादा मिली हैं। और यही एक सबसे बड़ा राजनीतिक पंडितों के लिए और एग्जिट पोल कराने वाली कंपनियों के लिए ये एक मैसेज था। और ये एक मैसेज ये भी है कि अगर आपको किसी चुनाव का आकलन करना है तो आपको गांवों का रुख करना पड़ेगा, आपको भटकना पड़ेगा, लोगों के साथ में मित्रता करनी पड़ेगी, व्यवहार बनाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी, तब आप कहीं जाके किसी एक व्यक्ति के अंतरात्मा की बात जान सकते हैं। अन्यथा आप फोन करके जाएंगे, वहां पे आपको सच्चाई मिलेगी नहीं। तो इसीलिए बीजेपी की जीत भले ही किसी के लिए अप्रत्याशित हो, लेकिन मेरे लिए और मेरे सहयोगी के लिए अप्रत्याशित जीत नहीं है। धन्यवाद।